हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बच्चों हम अपने क्लास की शुरुआत करेंगे वहाँ से जहाँ पे हमने पिछले क्लास को ख़त्म किया था। तो बच्चों चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं, अपना समय को बर्बाद ना करें हम लोग। देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों कहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का उपयोग करके 12, 15 एंड 21 का एलसीएम और एचसीएफ बतलाइए, 17, 23 एंड 29 का एलसीएम एंड एचसीएफ बतलाइए। तो बच्चों एलसीएम एंड एचसीएफ का फॉर्मूला होता है, तो मैं चाहता हूं कि आप उस फॉर्मूले को पहले लिख लीजिए ताकि मैं जब उस फॉर्मूले को अप्लाई करूं तो आपको बढ़िया से समझ में आए। तो बच्चों उसका फॉर्मूला होता है एलसीएम इक्वल टू होता है बच्चों, एलसीएम इक्वल टू होता है द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर of each prime factors। The product of the greatest power of each prime factors involved in the numbers। बच्चों यही फॉर्मूला होता है एलसीएम निकालने के लिए जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करते हैं, और एचसीएफ का फॉर्मूला होता है एचसीएफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो बच्चों यही फार्मूला होता है एलसीएम निकालने का, और एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला होता है जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जब आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप एक से अधिक नंबर जो दिए हुए रहेंगे उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं और एचसीएफ निकाल सकते हैं। वैसे एलसीएम निकालने के और भी दूसरे तरीके हैं, किंतु जब यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि भाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तब आपको इस मेथड को अप्लाई करना है। तो अब मैं इसको मिटाता हूँ और अगले क्वेश्चंस को करता हूँ। सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और जब इसको पावर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3। अब देख सकते हैं बच्चों कि इसमें जितने भी नंबर्स हैं सब प्राइम नंबर्स हैं, और दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15। तो इसका बच्चों हो जाएगा 3 इंटू 5, और पावर की बात करें तो 3 का ही पावर 1 है, 5 का ही पावर 1 है, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 5, क्योंकि 3 का ही पावर 1 है, 5 का भी पावर 1 है। अब लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 7। देखिए यहाँ पर भी 3 का पावर 1 है और 7 का पावर 1 है, तो एज इट इज ये भी लिख देंगे। अब बच्चों हमको एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चंस में लिखा, जैसे कि अभी मैंने इसके फॉर्मूले को लिखा, सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। एलसीएम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ
each prime factors involved in numbers। तो बच्चों देखिए कि दिए हुए नंबर्स में प्राइम फैक्टर्स जो इन्वॉल्व है उसमें ग्रेटेस्ट पावर किसके हैं, तो एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, कॉन्सेप्ट को मिलाइए, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो बच्चों ईच प्राइम फैक्टर यानी सभी फैक्टर्स के हमको ग्रेटेस्ट पावर को प्रोडक्ट करना है। तो सभी फैक्टर पहला आया 2 जिसका ग्रेटेस्ट पावर क्या है, स्क्वायर, तो यहाँ लिखिए 2 स्क्वायर। इसके बाद कौन सा फैक्टर है, 3 जिसका ग्रेटेस्ट पावर 1 ही है, तो लिखिए 3। और इसके बाद क्या है 5, और इसके बाद क्या है 7। बच्चों इसको प्रोडक्ट कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 67 जा 420। ये बच्चों हुआ आपका एलसीएम। अब निकालेंगे एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 इक्वल टू, बच्चों देखिए तो कि इनके बीच में कॉमन फैक्टर कौन सा है, 3 कॉमन फैक्टर्स है, क्योंकि 3 12 का ही प्राइम फैक्टर्स है और 15 का ही प्राइम फैक्टर्स है और 21 का भी प्राइम फैक्टर्स है। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है, दैट इज 3। तो इसका जो एचसीएफ होगा वह 3 ही होगा। बच्चों आप बढ़िया से समझ लीजिए, सबसे पहले हमने 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, और एलसीएम निकालने के लिए एज पर फॉर्मूला हमने इसको अप्लाई किया। 2 का ग्रेटेस्ट पावर 2 है, 3 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, 7 का पावर 1 है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21, तो इसका जो फॉर्मूला होता है द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉल ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर तो सिर्फ 3 ही है, तो इसका एचसीएफ 3 ही होगा। आते हैं आप अगले क्वेश्चन पर, हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन दिए हुए नंबर का। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17। तो बच्चों 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसका 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक 1 और एक 17। तो 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो प्राइम फैक्टर 17 का सिर्फ 17 ही होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 23, बच्चों 23 भी प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 23 ही होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 29, और बच्चों 29 भी एक प्राइम नंबर है और इसका प्राइम फैक्टर्स सिर्फ 29 ही होगा। बच्चों यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने 1 क्यों नहीं लिखा। 1 इसका फैक्टर है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। 1 सभी नंबर्स का फैक्टर्स होता है, किंतु 1 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर ही प्राइम फैक्टर्स कहलाएगा। तो देखिए 1 क्या, अगर मैं लिखूं फैक्टर्स, मैं आपको समझाने के लिए क्लियर कर रहा हूं कि मैंने 1 क्यों नहीं लिखा। तो देखिए फैक्टर्स ऑफ 17, तो बच्चों आप क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 17 में आप क्या लिखेंगे, 1 17 को डिवाइड कर सकता है और 17 भी 17 को डिवाइड कर सकता है। तो आप बतलाइए कि 1 प्राइम नंबर है क्या। प्राइम नंबर वो होता है जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 के तो सिर्फ एक ही फैक्टर्स है, वह है 1। तो 1 प्राइम नंबर तो है नहीं। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17 करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 23 करेंगे, तो बच्चों वही नंबर लिखेंगे जो प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर में 17 का हम अगर फैक्टराइजेशन करते हैं
तो फैक्टर्स ऑफ 17 होता है 1 एंड 17। 17 प्राइम फैक्टर्स है क्योंकि ये प्राइम नंबर भी है और ये अपने आप का प्राइम फैक्टर भी है। इसको अगर आप बाय डिफिनीशन समझिए तो 17 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, एक 1 और एक 17। तो 17 के 2 फैक्टर हो गए, जिसमें अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17 करूं तो सिर्फ 17 ही आएगा, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ 17 में 1 तो आता है, किंतु प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17 में 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17 इक्वल टू 17, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये प्राइम फैक्टर कैसे बन सकता, बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसको मिटाता हूँ और देखिए, अब हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इक्वल टू हमने फॉर्मूला पहले भी लिखा था, मैं उसको बार बार नहीं लिखना चाहता। एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। जो भी नंबर में प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं उसके ग्रेटेस्ट पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि 17 आया है 17 में, 23 आया है 23 में और 29 आया है 29 में, और सभी का पावर 1 है। तो डेफिनेटली ये नंबर ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज 17 इंटू 23 इंटू 29। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा एलसीएम। दिस इज योर आंसर। इसे आप अपने कॉपी में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब बच्चों निकालना है हमें एचसीएफ ऑफ दी 17, 23 एंड 29। तो देखिए एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 1, क्योंकि अगर आप इसको फैक्टर्स लिखते हैं तो फैक्टर्स ऑफ 17 क्या होगा 1 एंड 7, फैक्टर्स ऑफ 23 क्या होगा 1 एंड 23, फैक्टर्स ऑफ 29 क्या होगा 1 एंड 29। और जब आप कॉमन फैक्टर्स ऑफ 17, 23 एंड 29 करेंगे तो कॉमन फैक्टर क्या होगा दैट इज 1। अब जब कॉमन फैक्टर ही 1 है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी तो 1 ही रहेगा ना बच्चों। इसलिए एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके बहुत सारे नंबर्स को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एलसीएम निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट है, आप समझ गए हैं। आप इसके आगे की क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए और ये कॉन्सेप्ट को लगाइए। जितनी क्वेश्चंस आप करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है गिवन दैट एचसीएफ of 306 and 657 is equal to 9, find LCM of 360 and 657। तो बच्चों देखिए हमें यहाँ पे 306 और 657 का LCM निकालना है। तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है लेट, चलिए मान लेते हैं कि A इक्वल टू 306 है और B इक्वल टू 657 है। तो लेट A इक्वल टू 306 एंड B इक्वल टू 657। तो बच्चों एक को हमने 306 मान लिया और B को हमने 657 मान लिया। तो HCF ऑफ A एंड B, HCF ऑफ A एंड B इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। गिवन HCF ऑफ A एंड B इक्वल टू 9। A हमने 306 को माना है, B हमने 657 को माना है। तो HCF ऑफ A B इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि we know that HCF into LCM ऑफ A एंड B, या इसको ऐसे लिख देता हूँ HCF ऑफ A B इंटू LCM ऑफ A एंड B। तो आप बढ़िया से समझेंगे, अगर कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे। HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इक्वल टू दोनों प्रोडक्ट का, दोनों नंबर के प्रोडक्ट का बराबर होगा।
मतलब कहने का ये है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है तो उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो चलिए हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। बच्चों एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं एचसीएफ ऑफ ए एंड बी की जगह पे हम लिखते हैं 9 इक्वल इनटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटू बी। ए इक्वल टू कितना है 306। तो लिख दीजिए ए के जगह पे ए का वैल्यू 306 और बी के जगह पे बी का वैल्यू लिख दीजिए 657। अब बच्चों देखिए जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को जब 9 जाएगा तो ये डिवाइड करेगा। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब कैंसिल करिए 9 को, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 2 और 7 27 बचा, 9 3 जा 27। तो बच्चों एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 73। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपको आ जाएगा एलसीएम। चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करके भी दिखा देते हैं। एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू हो जाएगा, रफ करते हैं यहाँ पर बच्चों 306 इंटू 73, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21। इसको जोड़िए तो आएगा 8 3 9 4 13 कैरी 1 2 2। बच्चों एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू आया 22,338। तो बच्चों ए एंड बी है क्या, ए इक्वल टू 306 है और बी इक्वल टू 657 है। तो यहाँ पर आप लिखिए ए का वैल्यू एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 22,338। बच्चों कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर गिवन हो और उसका एचसीएफ और एलसीएम में से कोई एक दिया हुआ रहे और जो नहीं दिया हुआ है, अगर एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम निकालने को कहेगा और एलसीएम दिया हुआ रहेगा तो एचसीएफ निकालने को कहेगा। तो सिंपली उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और दिए हुए एचसीएफ से उसको डिवाइड कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा। और अगर एलसीएम दिया हुआ है तो दिए हुए नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और एलसीएम से डिवाइड कर दीजिए तो आपको एचसीएफ आ जाएगा। बच्चों इस मैथमेटिक्स में यही कॉन्सेप्ट लगता है और इसी कॉन्सेप्ट पर आप दो इंटीजर के बीच का एचसीएफ और एलसीएम को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अगला क्वेश्चन में गिवन है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें यह कह रहा है कि बतलाइए कि 6n अगर 6 का पावर n हो और n कोई नेचुरल नंबर हो तो क्या वह नंबर 0 से इंड हो सकता है क्या। 0 से इंड हो सकता है का मतलब होता है कि उसका यूनिट प्लेस पर 0 आएगा क्या। जैसे मान लीजिए 623, इसका यूनिट प्लेस पर क्या है 3, ये 3 से इंड हो रहा है, यूनिट प्लेस पर इसका 3 है, 3 से इंड कर रहा है। ये संख्या ले लीजिए 660, इसका यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो ये 0 से इंड हो रहा है। 1225, इसका यूनिट प्लेस पे क्या है 5, तो ये नंबर किस डिजिट से इंड कर रहा है, ये 5 से इंड कर रहा है। दूसरा संख्या ले लीजिए 10,260, इसका यूनिट प्लेस पर क्या है 0 है, तो यह नंबर 0 से इंड कर रहा है। इसके बाद ले लीजिए 11,245, ये नंबर किससे इंड कर रहा है 5 से। तो क्वेश्चन में कहने का मतलब यह है कि 6 का पावर n हो और n कोई नेचुरल नंबर हो तो क्या वह नंबर 0 से इंड होगा क्या, यही हमें चेक करना है। तो आइए इसको चेक करते हैं।
बच्चों कोई भी नंबर अगर 0 से इन होता है तो जब हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 5 जरूर आएगा। दिस इज द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर कोई नंबर 0 से इन कर रहा है और उस नंबर को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका प्राइम फैक्टर्स में 5 जरूर आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि 6 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसको प्राइम फैक्टर्स 5 आता है क्या, देखते हैं। बच्चों देखिए 6 रेज़ टू n दिया हुआ है, तो जब हम प्राइम फैक्टर ऑफ 6 करेंगे तो क्या आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। बच्चों जब हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 3, यही आ रहा है ना। 6 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो क्या आएगा, 2 और 3 आएगा। इसमें 5 है क्या, 5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 रेज़ टू n, मतलब 6 के पावर n है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 रेज़ टू n। जब हमने 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो प्राइम फैक्टर्स क्या आया, 2 और 3 आया। तो बच्चों स्पष्ट है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आता है। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आता है तो 6 के पावर n पर आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, 6 कभी भी 0 से इंड नहीं करेगा। आइए आपको प्रूफ भी दिखला देते हैं, इसको मिटाता हूं। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि n की जगह पे आपने 1 रखा, क्योंकि 1 एक नेचुरल नंबर है। चेक कर रहे हैं, दिस इज चेक फॉर द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, चेक। आप 6 के जगह 6 का पावर n दिया हुआ है क्वेश्चन में, और कह रहा है कि कोई भी वैल्यू हम n का लें जो नेचुरल नंबर हो तो क्या वह इंड करेगा 0 से। तो देखिए अगर n का वैल्यू आप 1 लेते हैं, व्हेन n इक्वल टू 1, तो आप क्या लिखेंगे, 6 के पावर n के जगह पे लिखेंगे 6 के पावर 1, और 6 के पावर 1 होगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। क्या से इन हो रहा है, 6 से इन हो रहा है, यह सिंगल डिजिट का नंबर है तो 6 से इन कर रहा है, 0 से कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए कि आप n के जगह पे वैल्यू 2 लेते हैं, व्हेन n इक्वल टू 2, तो आप क्या लिखेंगे, 6 रेज़ टू n इक्वल टू 6 के पावर 2, क्योंकि n इक्वल टू 2 हमने माना है, 2 एक नेचुरल नंबर है। तब बच्चों इसका वैल्यू क्या आएगा, 6 के पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा, 36। अब देखिए ये 36 किस डिजिट से इंड कर रहा है, 6 से इंड कर रहा है, 0 से इंड नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए कि n का पावर जो है आप 3 समझते हैं, या n का वैल्यू आप 3 लेते हैं, 6 रेज़ टू n इक्वल टू आप लिखते हैं 6 के पावर 3, व्हेन n इक्वल टू 3। तो बच्चों 6 क्यूब क्या होता है, ये होता है 216। देखिए तो जब हमने n का वैल्यू 3 लिया तो 6 रेज़ टू n की जगह पे लिखेंगे 6 रेज़ टू 3, और जब 6 रेज़ टू 3 को हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 216। यह किस नंबर से इंड हो रहा है, 6 से इंड हो रहा है। आप आगे n का वैल्यू चाहे जो ले लीजिए, वह नंबर 0 से इंड नहीं करेगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 डज नॉट कंटेन 5 एज द प्राइम फैक्टर्स। बस यही इसकी पहचान है, यही इसकी आइडेंटिटी है। हेंस हम लिखेंगे कि जब हमने 6 रेज़ टू n का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इसका प्राइम फैक्टर्स 5 आया ही नहीं है, इसके प्राइम फैक्टर्स आते हैं 2 और 3। तो इसको हम लिखेंगे 6 रेज़ टू n इक्वल टू हो जाएगा अंडर ब्रैकेट 2 × 3 पावर n। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर n × 3 के पावर n। Hence the prime factorization of 6 raised to n
द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n डज नॉट contain 5 as the prime factor, so 6n can never end with डिजिट 0। बच्चों 6n में आप n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, यह संख्या कभी भी 0 से इंड नहीं करेगा, क्योंकि जब 6n का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका प्राइम फैक्टर्स आता है 2 और 3। किंतु कोई भी संख्या 0 से तब इंड करेगा जब हम दी हुई संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 5 उसका प्राइम फैक्टर्स जरूर होगा। तो बच्चों ये रहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये दिया हुआ नंबर कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो बच्चों देखिए सॉल्यूशन 7 × 11 × 13 + 13, इसको हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7 × 11 × 13 सॉरी इंटू नहीं है, यहाँ प्लस है, +13 × 1। देखिए जब हमने 7 × 11 × 13 + 13 इक्वल टू लिखा तो 7 × 11 × 13 + 13 × 1, क्योंकि जब आप 13 को 1 से इंटू करेंगे तो 13 ही तो आएगा। अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं 13 को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 7 × 11 + 1। 13 से कौन कौन सी संख्या मल्टीप्लाई हो रही है, 7 और 11, तो 13 × 7 × 11 और क्या हो रहा है 1। तो हमने यहाँ पे 13 को कॉमन ले लिया। अब जब हमने 13 को कॉमन लिया है तो 13 बाहर हो जाएगा और अंडर ब्रैकेट क्या आ जाएगा 7 × 11 + 1। तो देखिए 13 इक्वल टू क्या हो गया 7 × 11 कितना हो जाएगा 77 + 1। और आगे बढ़िए 13, ये अंडर ब्रैकेट जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 77 + 1 ये हो गया 78। और बच्चों 13 × 78, अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 13 8 जा 104, कैरी 10, 13 7 जा 91 एंड 10 101। बच्चों ये नंबर दिया हुआ है 1014। तो इसके पहले आपको पढ़ा चुके हैं कि प्राइम नंबर वह संख्या होता है जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट नंबर्स वह संख्या होता है जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। तो देखिए तो ये क्वेश्चन क्या दिया है 7 × 11 × 13 + 13, जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 1014। तो बच्चों आप स्पष्ट देख सकते हैं कि 1014 का फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है। पहला एक इसको डिवाइड कर सकता है, दूसरा इसका यूनिट प्लेस पर 4 है, इवन नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है तो यह 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। और इसके नंबर को सम करिए तो 1 और 1 2 और 4 6, इसके नंबर का सम करिए तो 6 आता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि 1014 का जो फैक्टर है 2 से अधिक है। हेंस
हेंस 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके फैक्टर 2 से अधिक हैं। तो देखिए जो सेकेंड पार्ट में है, बच्चों सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं क्या, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, क्योंकि 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 के बराबर ही रहेगा। अब हम यहाँ पर 5 को कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, जहाँ ने 5 को कॉमन रखा तो ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर रहेगा 7 इंटू 6 इंटू 4। 5 को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने 5 को कॉमन लेकर के बाहर किया हुआ है, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। प्लस के बाद 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है 5 को, तो हमने 5 को बाहर रखा है। ये क्या हो गया 5 और 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो देखिए इसका क्या आ जाएगा, 7 इंटू 6 और 4 को मल्टीप्लाई करिए तो 6 4 जा 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 24 3 जा 72 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। और इसको आगे सोल्व करिए तो ये हो जाएगा 5 7 इंटू 72 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। एक स्टेप और आगे लेके चलिए तो 7 इंटू 2 करिए तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 इंटू 72 इंटू 1 प्लस 1। अब बच्चों इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगा, अब वह जो संख्या आएगा उसके जो फैक्टर्स होंगे 2 से अधिक होंगे। जैसे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो पाएंगे कोई तो संख्या आएगा और जो संख्या आएगा उसका फैक्टर 2 से अधिक होगा। तो आप जानते हैं कि प्राइम फैक्टर्स वह नंबर होता है, प्राइम नंबर वह संख्या होता है जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट नंबर वह संख्या होता है जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या आएगा, चलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ ताकि जल्दी मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकूँ। तो देखिए 14 इंटू 72 इंटू 1 इक्वल टू होता है 1008। 14 इंटू 72 इंटू 1, तो ये होता है बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं 5 बाहर रहेगा 1008 प्लस 1। और फिर जब आप इसको लिखेंगे अंडर ब्रैकेट, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 अंडर ब्रैकेट 1009। अब देखिए तो जब आप 1009 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तब आएगा आपको बच्चों 5045। यानी जब हमने इस संख्या को सोल्व किया, इस एक्सप्रेशन को हमने सोल्व किया तो नंबर क्या आया 5045। तो देखिए तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, यूनिट प्लेस पर 5 है तो यह 5 से डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5045 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यह संख्या जो अभी हम देख पा रहे हैं कि 1 से भी डिवाइड हो रहा है,
5 से भी डिवाइड हो रहा है और 5045 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसके 3 फैक्टर्स तो अभी हमें दिख रहा है, हो सकता है कि इसका और भी फैक्टर्स होंगे। तो यह संख्या क्या है? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 5045 आएगा तब जब हम इसको सोल्व करेंगे। तो कोशिश में क्या किया है कि आपको उलझाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस संख्या को इस तरीके से लिख दिया है ताकि आप देख करके डर जाएं। तो हमें डरना नहीं है, हमें समझना है कि आखिर जब इसको सोल्व करेंगे तो कोई संख्या ही तो आएगा ना। वह संख्या आया 5045। 5045 का फैक्टर्स 2 से अधिक है, हेंस यह संख्या भी कंपोजिट नंबर है। हेंस 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 is a कंपोजिट नंबर। बच्चों यह संख्या भी एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर 2 से अधिक हैं। तो आपको समझ में आ गया कि यह संख्या भी कंपोजिट नंबर है और यह संख्या भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि दिए हुए दोनों संख्या का। तो आप अंत में इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं इसको मिटाता हूं। हैं जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं ताकि आपका आंसर शॉर्ट वे में लिखा जा सके। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। देखिए इसका सॉल्यूशन जो फाइनली लिखेंगे हम लोग वो यह होगा कि 7 × 11 × 13 + 13 को हम लिखेंगे 7 × 11 + 1 और 13 को हम बाहर कॉमन ले लेंगे। तो ये संख्या क्या बन जाएगा? 7 × 11 77 + 1 78 यानी 78 × 13। इसका मतलब ये हुआ कि ये दिया हुआ संख्या 78 × 13 ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। इसके फैक्टर 2 से अधिक हो गए। एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 इसको हम लिख सकते हैं 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 और 5 को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 7 × 6 = 42 4 × 3 = 12 12 2 = 24 × 24 24 × 1 करेंगे तो 24 ही होगा +1। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि 42 × 24 + 1 × 5 ब्रैकेट के बाहर हमने जो 5 को कॉमन लिया है। तो ये संख्या जो आएगा इसके भी 2 से अधिक फैक्टर्स होंगे। हेंस आप लिखेंगे these two numbers have more than 2 factors. More than 2 factors. So they are composite numbers. बच्चों यही इसका आंसर है
क्योंकि हमने बारी बारी से आपको दिखलाया तो इसका वैल्यू कुछ आया था, तो जब हमने उसका आपको फैक्टर्स करके दिखलाया तो उसका फैक्टर्स 2 से अधिक होते हैं। और इस संख्या को भी जब हमने सोल्व किया तो यह संख्या 5045 ऐसे कुछ आता है, तो उस संख्या का फैक्टर भी क्या होता है, 2 से अधिक होता है। हेंस दिस टू नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, सो दे आर कंपोजिट नंबर्स। यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, while Ravi takes 12 minutes for the same and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर फील्ड दिया हुआ है, ऐसे एक सर्कुलर फील्ड दिया हुआ है, वह ऐसे, ठीक है, जिसमें इस सर्कुलर फील्ड को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। अगर वह एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, वे दोनों रवि एंड सोनिया एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो बतलाइए कि कितने मिनट के बाद वे दोनों फिर से एक बार स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। मान लीजिए उन लोगों ने यहाँ से चलना शुरू किया, सोनिया को लगता है 18 मिनट यहाँ से यहाँ तक आने में और रवि को लगता है 12 मिनट, तो फिर से वे स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे वह समय हमें मालूम करना है। तो बच्चों देखिए, जो हमें टाइम चाहिए वह टाइम क्या होगा, कैसे निकलेगा, वह देखिए। सॉल्यूशन द रिक्वायर्ड टाइम इज द एलसीएम ऑफ 12 and 18। जो समय की हमें ज़रूरत है, जो समय हमको मालूम करना है, वह समय 12 and 18 का एलसीएम है। तो लिखेंगे द रिक्वायर्ड टाइम इज द एलसीएम ऑफ 18 and 12। रिक्वायर्ड टाइम इज द एलसीएम ऑफ 18 and 12। हम 18 and 12 का एलसीएम निकाल लेंगे और जो आंसर आएगा उतना ही मिनट रवि को और सोनिया को लगेंगे कि फिर से वे स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो देखिए हम 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं, 18 and 12 का एलसीएम निकालते हैं। तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं और फिर इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। चलिए अब 2 से एक संख्या होता है, 9 नहीं होता तो 3 से करिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब देखिए ये सभी प्राइम नंबर से, तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 18 and 12 इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3, यानी एलसीएम ऑफ 18 and 12 इक्वल टू हो जाएगा 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, या 2 2 जा 4, 4 9 जा 36। हमने जब 18 और 12 का एलसीएम निकाला तो आया 36। इसका मतलब यह हुआ कि 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे को मिलेंगे। यही बच्चों हम लोगों का आंसर है। यहाँ पर लिखिए द रिक्वायर्ड टाइम इज द एलसीएम ऑफ 18 and 12, और हमने जब एलसीएम निकाला तो एलसीएम आया 36। तो यहाँ पर लिखिए हेंस सोनिया एंड रवि will meet at the starting point, after 36 minutes। after 36
मिनट। चलिए 36 मिनट को इधर लिखते हैं। आफ्टर 36 मिनट्स, दिस इज योर आंसर। बच्चों, एक सर्कुलर फील्ड पर सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगता है और रवि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगता है। 36 मिनट के बाद वे एक दूसरे को फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे जहां पर से उन्होंने अपना ड्राइव शुरू किया था। और बच्चों, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो होप कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बढ़िया से समझ गए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance and complete steps? ये NCERT एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूँ। NCERT एग्जाम्पलर NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। और इसमें दिया हुआ है कि 3 व्यक्ति जो है से कि स्टेप अप करते हैं एक ही साथ, और उनका जो स्टेप मेजर करता है, मतलब टहलते हैं, और उनका स्टेप जो मेजर करता है, एक व्यक्ति का स्टेप 40 सेंटीमीटर, दूसरे का 42 सेंटीमीटर और तीसरे का 45 सेंटीमीटर। तो बतलाइए कि मिनिमम कितना डिस्टेंस उनको कवर करना चाहिए ताकि सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट स्टेप्स। मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर करना चाहिए ताकि उनके द्वारा तय की गई दूरी जो हो सेम हो और स्टेप्स भी कंप्लीट हो, सबके स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएं और डिस्टेंस कवर्ड बाय देम शुड बी सेम। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से समझिए तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इतनी सारी बातों को इसलिए घुमा फिरा करके लिखा गया है ताकि आप समझ सकें कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें निकालना है मिनिमम डिस्टेंस। तो बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस इज नथिंग बट द एलसीएम ऑफ 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। जो मिनिमम डिस्टेंस हमें निकालना है वह कुछ नहीं है, बस हम ये 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर के एलसीएम को निकाल लें और वो जो एलसीएम आएगा वही इनका मिनिमम डिस्टेंस होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो द मिनिमम डिस्टेंस the minimum distance is, या आप इसको रिक्वायर्ड में भी लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस। इसको आप लिखिए द रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस is the LCM of 40 centimeter, 42 centimeter and 45 सेंटीमीटर। तो आइए 40, 42 और 45 सेंटीमीटर का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो देखिए 40 सेंटीमीटर को हम क्या लिखेंगे, जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, यानी इसे हम लिखेंगे 2 के पावर 3 इंटू 5। अच्छा,
42 को क्या लिखेंगे, 42 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो 2 का पावर 1 और 3 का भी पावर 1 और 7 का ही पावर 1। अब 45 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 45 इक्वल टू 3 3 जा 9 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 5, 3 स्क्वायर इंटू 5। तो बच्चों अब हमने 40, 42, 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एलसीएम निकालना भी आता है। जो ग्रेटेस्ट पावर है इच प्राइम फैक्टर का, हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो एलसीएम ऑफ 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। इसके पहले भी हमने आपको लिखाया है और बताया है। तो देखिए, तो ग्रेटेस्ट पावर 2 का कितना है, यहाँ पर 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ तो 2 है ही नहीं। तो ग्रेटेस्ट पावर 2 का 3 है, तो लिखिए 2 के पावर 3 इंटू 3 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है, यहाँ पर 3 का पावर 1 है, यहाँ पर 3 का पावर 2 है। तो 2 बड़ा हुआ 3 स्क्वायर। 5 के पावर यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो चलिए 5 एक बार मल्टीप्लाई होगा, और 7 का पावर 1, तो इंटू 7 कर दीजिए। क्या हो जाता है, 2 क्यूब इक्वल टू 8 और 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 35। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 9 जा 72 इंटू 35। चलिए यहाँ रफ वर्क करते हैं, 72 इंटू 35, 5 2 जा 10, 7 जा 35 और 1 36, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 0 12 का 2 करे 1, 4 1 5 और ये हो गया 2, ये बचवाया सेंटीमीटर। तो ये हुआ 2520 सेंटीमीटर। बच्चों यही आंसर है। द रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस इज द एलसीएम ऑफ 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर एंड दैट मिनिमम डिस्टेंस इज 2520। जो मिनिमम डिस्टेंस हमें चाहिए था वह यही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस द मिनिमम डिस्टेंस is 2520 सेंटीमीटर। आंसर। बच्चों अगर ये तीनों व्यक्ति मिनिमम 2520 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो उनका डिस्टेंस जो कवर किया हुआ होगा सेम होगा और उनका स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा और अब मैं अपना क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए